हमारे में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पूरे देश भर में इस तरह से हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतर जाएंगे। इस वक्त जिस तरह का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि जरूर कोई ना कोई प्राकृतिक शक्ति है, देवी शक्ति है, जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है और अब तो भारत बदल के रहेगा। साथियों, जो दूसरी ताकतें हैं, भ्रष्ट ताकतें हैं, वो पूरी कोशिश कर रही है इस आंदोलन में अड़चन अड़ाने की। सबसे पहले जंतर मंतर पे हमारी जीत हुई, उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर कीचड़ उछालना चालू किया। जब जॉइंट कमेटी बनी, तरह तरह के हमारे ऊपर आरोप लगाए गए। हम लोग बहुत छोटे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारी सच्चाई है और हमारी ईमानदारी है, और इस सच्चाई और ईमानदारी के बल पे हम लड़ रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि अंत में सच्चाई की जीत होगी। इन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए और हमसे पूछा, कुछ नेताओं ने हमसे पूछा कि आप लोगों ने जंतर मंतर के ऊपर इतना बड़ा आंदोलन किया, आप लोगों ने रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली निकाली, आप लोग हमें यह बताइए कि आप लोगों को किस किस ने दान दिया, आप अपने दानदाताओं की लिस्ट बताइए। इनको लगा कि अगर ये हमसे दानदाताओं की, डोनर्स की लिस्ट मांगेंगे तो हम घबरा जाएंगे। हमने 24 घंटे के अंदर अपने सारे डोनर्स की लिस्ट वेबसाइट के ऊपर डाल दी, अपने सारे दानदाताओं की लिस्ट वेबसाइट के ऊपर डाल दी। अब हम इनसे पूछते हैं कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी भी अपने डोनर्स की लिस्ट बताएं। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कांग्रेस को अपनी लिस्ट बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? बीजेपी को अपनी लिस्ट बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? ये सब लोग बताएं इनको चंदा कहां से आता है, कौन कॉरपोरेट किस पार्टी को कितना चंदा देता है। उसके बाद इन लोगों ने हमसे कहा कि जंतर मंतर पे कितना खर्चा हुआ, आपकी रैली पे, आपकी रामलीला मैदान में कितना खर्चा हुआ। हमने तुरंत 24 घंटे के अंदर अपना खर्चा अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। अब हम इन सारी पार्टी से पूछते हैं कि ये भी हमें बताएं कि पिछले 5 साल में किस पार्टी ने किस रैली में कितना खर्चा किया। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? हर पार्टी ये बताए कि किस रैली में किस किस लोगों को कितना कितना पैसा देके लेके आए। वो लोग यहां पे जितने लोग आए हैं, किसी को पैसा देके नहीं लाया गया, सारे अपने अपने खर्चे से आए हैं यहां पे लोग। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की रैली में सारे लोग पैसा दे दे के लाए जाते हैं। ये सारी पार्टीज हमें ये बताएं कि किस पार्टी ने कितना पैसा किस रैली में खर्चा किया। उसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि आप लोग अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, किसके पास कितनी संपत्ति है। हमने 24 घंटे के अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी वेबसाइट पे डाल दिया। अब हम इन सारे नेताओं से पूछते हैं कि ये सारे नेता भी अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चाहे वो इलेक्टेड हो या ना हो, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, हर पार्टी के हर नेता को अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए और वेबसाइट के ऊपर डालना चाहिए, ताकि हमें पता तो चले कि कौन कितने पानी के अंदर है। साथियों, ये पूरा आंदोलन एक जन लोकपाल बिल के इर्द गिर्द चला। लोगों को ये लोकपाल बिल तो पता चल गया नाम, लेकिन इस बिल में क्या है ये नहीं पता। मैं मोटे मोटे तौर पे आपको इस बिल के बारे में बताऊंगा और आपसे पूछूंगा। कई सारे लोग कह रहे हैं, उन्होंने कई सारे पढ़े लिखे लोगों ने, दिल्ली के कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो सरकारी चमचे हैं, वो इस बिल के ऊपर उंगली उठाने लगे हैं। एक बात तो वो ये कह रहे हैं कि ये लोकपाल बिल बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, लोकपाल ताकतवर नहीं होना चाहिए। अगर लोकपाल ताकतवर बन गया तो ये हमारे जनतंत्र के लिए खतरा है। उन्हें ये लगता है कि एक ऐसा लोकपाल आएगा जो कि राजा के सामने बैठ के गिड़गिड़ाएगा कि राजा साहब आप अपना भ्रष्टाचार बता दीजिए प्लीज। ऐसे तो नहीं भ्रष्टाचार दूर होने वाला। हमें ताकतवर लोकपाल चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें ऐसा लोकपाल चाहिए जो भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल सके कि नहीं चाहिए? जेल में डालने वाला लोकपाल चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें गिड़गिड़ाने वाला लोकपाल नहीं चाहिए। ये कांग्रेस के नेताओं के चमचे हैं कुछ लोग,
जो ये गलत मैसेज फैला रहे हैं कि ताकतवर लोकपाल जनतंत्र के लिए खतरा है, हमारे जनतंत्र के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा खतरा है। उसको दूर करने के लिए हमें ताकतवर लोकपाल चाहिए। दूसरी चीज, यहां पे असम में 1000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, राशन का भ्रष्टाचार हुआ, नरेगा का भ्रष्टाचार हुआ, हर स्कीम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन निकलवाई अखिल गोगोई ने, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि एक भी एजेंसी नहीं है असम के अंदर जहां पे एक आदमी जाके शिकायत करे और उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं, जो लोकपाल बिल है उसमें लिखा गया है कि केंद्र में एक लोकपाल होगा और हर राज्य के अंदर एक लोकायुक्त बनाया जाएगा। अभी जो असम में लोकायुक्त है वो बिल्कुल बेकार है, उसको बंद कर देना चाहिए। नया लोकायुक्त आना चाहिए। एक ऐसा लोकायुक्त आएगा असम में जो सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र होगा, सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त आना चाहिए। अगर कोई आम नागरिक लोकपाल को या लोकायुक्त को जाके शिकायत करेगा तो उसकी शिकायत के ऊपर 6 महीने से 1 साल के बीच में जांच होनी चाहिए और अगले 1 साल के अंदर मुकदमा पूरा होना चाहिए, ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर भ्रष्ट व्यक्ति को जेल हो, उसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मंजूर? दिल्ली में कुछ पढ़े हुए लोग, लिखे लोग ये कह रहे हैं कि लोकपाल को केवल बड़े बड़े भ्रष्टाचार देखने चाहिए, आम आदमी के भ्रष्टाचार के बारे में लोकपाल को नहीं करना चाहिए। हमारा यह कहना है कि अगर एक आम आदमी किसी दफ्तर में राशन कार्ड बनवाने जाता है, राशन लेने जाता है, विधवा पेंशन लेने जाता है, उसको रिश्वत देनी पड़ती है। इसकी शिकायत भी लोकपाल में होनी चाहिए। हर विभाग को एक सिटीजन्स चार्टर बनाना चाहिए। सिटीजन्स चार्टर में यह लिखना चाहिए कि राशन कार्ड कितने दिन में बनेगा, कौन बनाएगा, पासपोर्ट कितने दिन में बनेगा, कौन बनाएगा, विधवा पेंशन कितने दिन में होगी, कौन करेगा। यह सारी लिस्ट हर डिपार्टमेंट बनाएगा। अगर वो काम वो ऑफिसर उतने दिन में नहीं करता तो वो नागरिक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाएगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को वो काम 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं करता तो लोकपाल में या लोकायुक्त में शिकायत की जाएगी, और अगर लोकपाल में शिकायत की जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि इन्होंने रिश्वतखोरी की उम्मीद में ये काम नहीं किया। तो लोकपाल की ये जिम्मेदारी होगी कि आपका काम 30 दिन के अंदर करवाए, इन दोनों लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाए जो कि आपको कॉम्पेंसेशन के रूप में दिया जाए, और इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया जाए। हमारा यह मानना है कि अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा लग गया तो ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने सारे ऑफिसर्स को बुला के सबको ठीक कर देगा। तो ये आम नागरिक की शिकायतें, आम नागरिक का भ्रष्टाचार, ये लोकपाल के दायरे में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये आपको जोर से बोलना पड़ेगा, दिल्ली तक आपकी आवाज जानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में कुछ पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि आम लोगों का भ्रष्टाचार इसके दायरे में नहीं आना चाहिए। उन लोगों का ये कहना है कि अगर आम लोगों का भ्रष्टाचार इसके दायरे में आएगा तो लोकपाल के पास लाखों शिकायतें आ जाएंगी। हमारा ये कहना है कि अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर 3 पेनल्टी आप लगा दोगे, उसकी तनख्वाह काट दोगे, तो सारा का सारा डिपार्टमेंट सुधर जाएगा, लाखों शिकायतें आनी बंद हो जाएंगी। और अगर लाखों शिकायतें आती हैं, आज 62 साल हो गए आजादी के, अगर लाखों शिकायतें आती हैं तो आम नागरिक की लाखों शिकायतों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हजारों ऑफिसर्स को लगाना पड़ेगा तो हमें हजारों ऑफिसर लगाने चाहिए, लेकिन आम लोगों की शिकायतें इसके दायरे में आनी चाहिए। मंजूर? तीसरा, आज हमारी जुडिशरी के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमारा यह कहना है कि लोकपाल के पास पावर होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके और उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सके। मंजूर? आज हमारे देश में जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है।
हमने इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम लोकपाल करेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री को इसके दायरे में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उसको पहले आना चाहिए। सबसे पहले ये दिल्ली के पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इसके दायरे में नहीं आना चाहिए। ये दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों का कुछ करना पड़ेगा, वो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं। ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के दलाल हैं, ये सारे के सारे लोग सरकारी दलाल हैं। ये जितने टीवी कैमरे हैं, अगर ये दिल्ली वाले ये बात सुन रहे हैं तो वो टीवी में देखें कि जनता क्या चाहती है इस देश की। अगर ये नहीं किया गया तो हम लोग सड़कों के ऊपर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? इसके बाद हमने इस कानून में लिखा है कि जो भी अफसर है, जो भी नेता है, उसको हर साल के शुरू में अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना चाहिए। और अगर उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी दिखाई देती है तो उस प्रॉपर्टी को यह मान लिया जाएगा कि यह भ्रष्टाचार से ली गई है और उसको तुरंत जब्त करके उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। मंजूर? हर इलेक्शन के पहले हर कैंडिडेट को अपना हिसाब किताब देना पड़ता है अपनी संपत्ति का। इस कानून में हमने लिखा है कि हर इलेक्शन के बाद लोकपाल हर कैंडिडेट के इस एफिडेविट का मुआयना करेगा, इसकी जांच करेगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी गलत मिलती है तो उस कैंडिडेट के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया जाएगा। मंजूर? अब आप एक प्रश्न पूछेंगे कि साहब ये लोकपाल और लोकायुक्त तो बना दिया, लेकिन अगर ये भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा? अगर इसके अंदर भ्रष्टाचार आ गया तो क्या होगा? है ना? बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर हमने ये लिखा है कि लोकपाल का सारा कामकाज पारदर्शी होगा, खुले में होगा, छुप के नहीं होगा। जो भी जांच होगी उस जांच के सारे डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे डाले जाएंगे ताकि जनता देख सके कि जांच ईमानदारी से की जा रही है कि बेईमानी से की जा रही है। दूसरी चीज, आपके इलाके का जो विजिलेंस ऑफिसर होगा उसको हटाने का अधिकार एक जूरी के पास होगा और उस जूरी में वहां की जनता होगी, तो उसको हटाने का अधिकार वहां की जनता के पास होगा। अगर कोई विजिलेंस ऑफिसर भ्रष्टाचार करता है तो उसको हटाने का अधिकार वहां की जनता के पास खुले मुकदमे में किया जाएगा। और तीसरी चीज कि अगर कोई लोकपाल का मेंबर या चेयरमैन भ्रष्टाचार करता है तो उसकी शिकायत आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को 3 महीने के अंदर जांच करके उस लोकपाल के मेंबर को निकालने के आदेश देने होंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे इस लोकपाल बिल के प्रावधान है। साथियों, अभी ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग्स चल रही हैं। सरकार के साथ मीटिंग्स में ये लोकपाल बिल के बारे में चर्चा चल रही है। लेकिन जिस किस्म का लोकपाल कानून हम लोग चाहते हैं ये बहुत क्रांतिकारी है। मुझे नहीं लगता कि आसानी से इस बात को मानने वाले हैं। तो इसीलिए अगर सरकार इस लोकपाल कानून को नहीं मानती है और जब अगली बार अन्ना हजारे आप लोगों को आंदोलन के लिए कहें तो आप लोगों को लाखों की संख्या में दोबारा सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा, तभी यह सरकार इस कानून को मानेगी। और अंत में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की गलत बातें कही जा रही हैं। एक बार अखबार में निकला कुछ दिन पहले कि अन्ना हजारे ने कहा है कि अगर पार्लियामेंट जो कहेगी हम मान लेंगे, पार्लियामेंट कानून पास करे या ना करे हम मान लेंगे। अन्ना हजारे ने कभी ऐसा नहीं कहा। पार्लियामेंट को कानून पास करना होता तो 42 साल में पार्लियामेंट ने कानून क्यों नहीं पास किया? अन्ना हजारे इसके लिए थोड़ी अनशन पे बैठे थे। तो झूठी झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। आप इन बातों पे बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। अगर आपको कोई गिला हो, शंका हो तो आप हम लोगों को फोन कीजिए, अखिल गोगोई को फोन कीजिए, आप हमसे पता कीजिए, लेकिन झूठी अफवाहों के ऊपर आप मत आइएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अभी लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत बार सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा, तभी हमारे देश से भ्रष्टाचार दूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।